Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to discuss a topic which is of prime importance not only for our families but also to the society, to the community we live in. So let's disclose the topic for discussion of today. So today the topic which we are going to discuss is stress and communication challenges in old age. So let's move forward. So these are some of the learning objectives for you people. Now let's start our discussion. So right from the beginning of our life till the last breath drawn, we all are invariably exposed to stressful situations, isn't it? But growing old in a society which is obsessed with youthfulness which is a symbol of energy, which is a symbol of agility, which is a symbol of vitality, certainly affects the mental health of our old age population. So now the question arises that how old is old, यानी कि हम कौन से एज ग्रुप के लोगों को ओल्ड एज की कैटेगरी में रखेंगे। तो इसके लिए हमने यूनाइटेड नेशंस द्वारा दी हुई डेफिनेशन जो कि 2024 में ही उन्होंने दिया है उसको हम देखेंगे, जो ये कहता है कि एक ओल्ड एज पर्सन कौन है। Anyone who is over 60 years of age is considered as a old age person, यानी कि 60 और 60 years से above वाली जो कैटेगरी है उन लोगों को हम लोग ओल्ड एज मानेंगे। अब अगर हम कुछ स्टैट्स देखते हैं जो कि WHO ने दिए हैं अगेन 2024 में ही, तो WHO क्या कह रहा है कि जो ओल्ड एज पीपल है उनका नंबर और उनका प्रपोर्शन डे बाय डे हमारी सोसाइटी में इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो डेटाज दिए हैं 2019 में ये प्रपोर्शन जो देखा गया ओल्ड एज पीपल का इट वाज 1 बिलियन, जो कि ये एस्टिमेट आगे उन्होंने किया है कि 2030 तक ये जो रेशियो या ये जो प्रपोर्शन है ये हो जाएगा अप टू 1.4 बिलियन और बाय 2050 ये जो नंबर या प्रोपोर्शन हम बोलेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा अप टू 2.1 बिलियन। तो ये डेटाज हमें दिखा रहे हैं कि देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पीपल। सो यही स्टैट्स आज की हमारी क्लास के इंपॉर्टेंस को शो करते हैं। Now, before coming to our main topic, that is stress in old age people, we should know that what is stress. तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है या आया है, और वो लैटिन वर्ड क्या है? दैट इज स्ट्रिंजियर। तो स्ट्रिंजियर का क्या मीनिंग है? अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं, इट मीन्स टू ड्रॉ टाइट, बट इस टू ड्रॉ टाइट को हम लिटरल मीनिंग में यहाँ पर नहीं देखेंगे, यानी कि ये केवल इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेस के इम्पैक्ट की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जो फिजियोलॉजिकल, जो इमोशनल, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल पर होता है, जहां पर कि वो अपने आप को फील करता है एक टाइटनेस की सिचुएशन में, इसीलिए ये वर्ड जो है स्ट्रिंजियर इसका सिग्निफिकेंस शो करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेस। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशंस गिवन बाय WHO। यहां पर हम दो डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं WHO की डेफिनेशन। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है और WHO क्या बोल रहा है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज अ स्टेट। WHO के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एक अवस्था है। किस प्रकार की अवस्था है? ऑफ वरी और मेंटल टेंशन। ये मेंटल टेंशन की जो स्टेट है वो क्यों डेवलप हो रही है? बिकॉज ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जब भी हमारी लाइफ पर कोई स्ट्रेसर या कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आता है
जिससे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो मेंटल टेंशन, जो वरी की स्टेट किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप होती है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। अब हम सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे। अगेन ये डेफिनेशन भी यही बोलती है कि स्ट्रेस क्या है, अगेन इट इज अ स्टेट। एंड यहां पर इन्होंने कहा कि ये स्टेट कब प्रोड्यूस होती है, ये स्टेट प्रोड्यूस होती है व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट। अब यहां पर एनवायरमेंट का मतलब केवल एक्सटर्नल एनवायरमेंट से नहीं है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल के एनवायरमेंट में, जैसा कि हमने कहा इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी भी तरीके का अगर चेंज आता है और पर्सन उस चेंज के साथ कोप अप नहीं कर पाता है और उसको ये लगता है कि ये जो चेंज है ये मेरे इक्विलिब्रियम को या मेरे डायनेमिक बैलेंस को या मेरे होम्योस्टैसिस को किसी भी तरीके से चैलेंज कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है या डैमेज कर सकता है, वो जो स्टेट डेवलप होता है दैट इज स्ट्रेस। यानी कि दोनों डेफिनेशन एक कॉमन बात बोल रही है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी चेंज इन द एनवायरनमेंट जिससे हमारी बॉडी या हम कोप अप नहीं कर पाते हैं, जो स्टेट डेवलप होता है दैट इज स्ट्रेस। सो आई होप टिल नाउ मीनिंग एंड द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू ऑल। अब हम बात करते हैं स्ट्रेसर्स इन ओल्ड एज। यहां पर हमारे लिए ये एक न्यू टर्म आया है, स्ट्रेसर्स। सो स्ट्रेसर्स क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोलें तो स्ट्रेसर क्या है? एनीथिंग विच कॉजेज स्ट्रेस इन एन इंडिविजुअल इज अ स्ट्रेसर। ये स्ट्रेसर कोई फैक्टर, कोई इवेंट, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि स्ट्रेसर्स इन ओल्ड एज क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या ओल्ड एज पीपल या जो हमारे वृद्ध अवस्था वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई स्ट्रेसर एक्सपीरियंस नहीं किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसर्स को एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने उन स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट में एक रेजिलियंसी भी डेवलप की है। रेजिलियंसी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू कोप अप विद दैट सिचुएशन। तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रेसर्स को एक्सपीरियंस किया, उन स्ट्रेसर्स से कोप अप भी किया। तो ओल्ड एज में आकर आज हम क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में या स्ट्रेसर्स के बारे में ओल्ड एज के अंदर? तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि हर एज ग्रुप का स्ट्रेसर जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टूडेंट है, आपके लिए स्ट्रेसर होगा आपकी स्टडीज, आपका एग्जामिनेशन। अगर आप कोई ओल्ड एज पर्सन को देखेंगे तो उनका स्ट्रेसर डिफरेंट होगा। अगर आप एक एडल्ट को देखेंगे, उनका स्ट्रेसर होगा उनकी करियर, उनका प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ पर भी हमारे जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके स्ट्रेसर्स बाकी एज ग्रुप से टोटली या एंटायरली डिफरेंट होंगे। तो एक चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि स्ट्रेसर जो है वो हमेशा एज स्पेसिफिक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे ओल्ड एज पीपल में जो कॉमन स्ट्रेसर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट और जो कॉमनेस्ट स्ट्रेसर का काम करता है वो है चेंजेस इन द हेल्थ और द फिजिकल एबिलिटी। हमें सबको पता है कि ओल्ड एज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पर्सन का जो हेल्थ स्टेटस है उसमें हमें डिक्लाइन या डिटीरियोरेशन देखने को मिलता है। इट कैन बी ड्यू टू वेरियस क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ऐसे कॉमन क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि ओल्ड एज वाले लोगों में देखने को मिलता है और वो वहां पर एक स्ट्रेसर का काम इनके लिए करते हैं। देन जो ओल्ड एज पर्सन है, अगर आप किसी भी ओल्ड एज पर्सन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज डिक्लाइन इन देयर फिजिकल एनर्जी ऑल्सो। जब फिजिकल एनर्जी किसी भी पर्सन के डिक्लाइन होती है तो क्या होता है? सीनियर्स में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है क्योंकि अब उन्हें अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना पड़ता है।
जिन काम को, जो उनके फेवरेट काम थे या फेवरेट थिंग्स थे, जो वो बहुत एंथुजियास्टिकली अपने यंग एज में करते थे, अब उनको करने में भी उनको तकलीफ होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, जो कि अगेन उनके लिए एक स्ट्रेसर का काम करते हैं। देन इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन अदर्स, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिक्लाइन इन द फिजिकल हेल्थ, ये सारे जो रीजंस हैं ये एक ओल्ड एज पर्सन को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं या आश्रित कर देते हैं, जो कि उनके स्ट्रेसर को और ज़्यादा या उनके स्ट्रेस लेवल को ज़्यादा बढ़ा देता है। देन इंक्रीज इन द हेल्थ केयर कॉस्ट, आज हमें पता है कि न्यूअर टेक्नोलॉजीज आई हैं, ट्रीटमेंट्स आर बिकमिंग गुड, बट साथ साथ जो हेफ्टी अमाउंट है जो कि ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ता है, और हमें ऑलरेडी पता है कि ओल्ड एज पर्सन कई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए ये जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो भी एक स्ट्रेसर का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्ट्रेसर्स, जो है कम्युनिकेशन चैलेंजेस। हम देखेंगे कि ओल्ड एज पर्सन में बहुत सारे एज रिलेटेड कंडीशंस ऐसे डेवलप होते हैं जो उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी के ऊपर एक तरीके का क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, या हम कह सकते हैं उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो जाती है। जैसे कि कुछ ऐसे कंडीशंस, एज रिलेटेड कंडीशंस, जिसमें कि हमें दिखता है कि पर्सन की हियरिंग, पर्सन की साइट, पर्सन की स्पीच, पर्सन का इवन मेमोरी लेवल भी अफेक्टेड होता है, जो उनके कम्युनिकेशन को एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। और हमें पता है कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने जो भी थॉट्स हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, दूसरों के साथ में शेयर अप करते हैं, और जहाँ ओल्ड एज पर्सन शेयर अप नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली वो उनके लिए एक स्ट्रेसर का काम करते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि कुछ कॉमन कम्युनिकेशन चैलेंजेस जो ओल्ड एज पीपल में दिखाई देता है, लाइक सेंसरी इम्पेयरमेंट, देयर इज इम्पेयरमेंट इन द विजन, the hearing capacity, speech production, then cognitive impairments like there will be decline in the memory, जो हर ये फैक्टर है ये उनके कम्युनिकेशन एबिलिटी को डिक्लाइनिंग मोड पर लेकर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ये ऐसे हम कह सकते हैं स्ट्रेसर है जो हम अपनी लाइफ में जब भी ओल्ड एज पीपल को देखते हैं तो हमें इजीली दिखाई देता है। सो ये जो लोनलीनेस है, ये जो आइसोलेशन है, इसके कई कारण हो सकते हैं, लाइक लॉसिंग द स्पाउस। हमें मालूम है कि इस एज ग्रुप में अपने लाइफ पार्टनर का डेथ जो है ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही क्रिटिकल एक स्ट्रेसर बन जाता है। ऐसा टाइम जहाँ पर कि उनको एक दूसरे की अटमोस्ट केयर की ज़रूरत है, पर्सन जो है अगर अपने लाइफ पार्टनर या स्पाउस को खो देता है वो एक स्ट्रेसर बन जाता है। सेकेंड, किसी भी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड का लॉस होना। थर्ड इज लॉट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, अपने यूथ में या अपने एडल्टहुड में जो पर्सन हमेशा बिजी था अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आज ओल्ड एज में उसके पास इतना टाइम हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि मैं अपने इस टाइम को कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करूं, क्योंकि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो ये जो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम है ये उनमें एक बोर्डम और एक मोनोटोनस लाइफ जो है वो डेवलप करता है, जो कि उनके स्ट्रेसर को और उनके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट बाय द चिल्ड्रन, ये हमारी सोसाइटी में ये जो स्ट्रेसर का काम कर रहा है ये हमें बहुत कॉमनली हर घर में देखने को मिलता है। यानी कि जब पेरेंट्स अपने ओल्ड एज में आते हैं तो बच्चे जो हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो ये जो नेग्लेक्ट उनको फील होता है बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये भी उनके लिए एक स्ट्रेसर का काम करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्पस, हमने देखा कि जो पर्सन एक्टिवली अपनी लाइफ में फुल टाइम वर्किंग में था, रिटायरमेंट जो है वो उनके अंदर एक
ऐसा फीलिंग डेवलप होता है कि अब उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं बचा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ सेंस ऑफ पर्पस उन्हें लगता है कि अब वो अनप्रोडक्टिव हो गए हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि उनकी जो फैमिली में या उनकी कम्युनिटी में जो उनका पोजीशन था वो अब धीरे धीरे वो उसको लॉस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब उनकी किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जो कि अगेन उनके लिए एक स्ट्रेसर होता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने अपनी फर्स्ट जो स्ट्रेसर की स्लाइड थी उसमें देखा था कि डिपेंडेंसी ऑन अदर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो पर्सन जो पहले अपने छोटे छोटे काम भी इंडिपेंडेंटली करता था, खुशी से करता था, अब उसको उन कामों के लिए भी दूसरे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। लाइक एज की वजह से दे लॉस द एबिलिटी टू ड्राइव सेफली, दे लॉस द एबिलिटी टू लिव अलोन, अकेले अब वो नहीं रह पाते हैं, उनका अपने डेली रूटीन पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उनको अपने केयर गिवर या केयर टेकर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी उनको लॉस होता है। और ये जो डिपेंडेंसी की स्टेट है किसी भी पर्सन के लिए जो अपने पहले एडल्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहा हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा हो, डेफिनेटली एक स्ट्रेसर का काम करती है। सो ये कुछ स्ट्रेसर्स हमने देखे जो कि ओल्ड एज पीपल में हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस साइकिल, यानी कि स्ट्रेस किस तरीके से हमारे लाइफ्स में काम करता है। तो नाम से ही समझ आ रहा है, इट इज अ साइकिल। दैट मीन्स यहाँ एक साइक्लिकल प्रोसेस है, यहाँ एक सीरीज ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ इवेंट्स चलता है जिसके अकॉर्डिंग पर्सन जो है स्ट्रेस को फील करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ अ स्ट्रेसर, या जब भी कोई स्ट्रेसर हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है। सेकेंड इज रिएक्शन टू स्ट्रेस, third is wear and tear on body and organ system, next is reduced optimum health, and last आता है हमारा increased sensitivity to stress। तो अब हम इन steps को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा फर्स्ट स्टेप क्या है, appearance of a stressor। मैंने पहले ही बता दिया था स्ट्रेसर क्या है, कोई भी फैक्टर, कोई भी स्टिमुलस जो हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप कर सकता है वो एक स्ट्रेसर होता है। अभी हमने बात की थी इससे पहले कि ओल्ड एज में कौन कौन से स्ट्रेसर्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड स्टेप है रिएक्शन टू स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेसर हमारी बॉडी पर अफेक्ट करता है, हमारा बॉडी इसके अगेंस्ट में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उस स्ट्रेसर से कोप अप करने की। तो इसके लिए हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करती है कि इसमें हमारा हाइपोथैलेमस, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उन सब का रोल आता है, और हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें उस स्ट्रेसर को कन्फ्रंट करने के लिए या उस स्ट्रेसर से कोप अप करने में हेल्प करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप है wear and tear on the body and organ system। तो जब हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया सेकेंड स्टेप के अंदर, अगर हमारा बॉडी उस स्ट्रेसर को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये सब जो है होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेसर जो कि हमारी बॉडी पे, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फोर्थ स्टेप इज रिड्यूस्ड ऑप्टिमम हेल्थ। तो जब भी हमारी बॉडी पर स्ट्रेसर जो है वो सस्टेन्ड पीरियड तक, यानी कि लंबे टाइम तक चलता है, तो हमने ऑलरेडी देखा बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेसर है वो हमारे
ऑप्टिमम हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करता है। अब ऑप्टिमम हेल्थ क्या है? ऑप्टिमम हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट जहां पर पर्सन जो है फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, यानी कि हेल्थ के हर एस्पेक्ट में परफेक्ट होता है। बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसर, बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड पीरियड ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेसर, जो पर्सन है उसकी पॉजिटिव हेल्थ या उसकी ऑप्टिमम हेल्थ में रिडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो है दैट इज इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो वॉर्न डाउन हो जाता है, हमारे इमोशंस एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में जो स्ट्रेसर के लिए सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अब एक छोटा स्ट्रेसर भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना कि एक बड़े स्ट्रेसर का रोल था। यानी कि सेंसिटिविटी जो है हमारी बॉडी की वो धीरे धीरे हर छोटे स्ट्रेसर के लिए भी बढ़ जाती है, यानी कि हमें मोर प्रोन कर देती है, मोर प्रोन बना देती है कि हम स्ट्रेसर के कांटेक्ट में आते ही हमारे अंदर जो है अलग अलग बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। So this was about the stress cycle. Now next is the warning signs and symptoms की हम बात करेंगे। कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो ओल्ड एज पीपल में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? तो इसमें फीलिंग टायर्ड, ऑलरेडी पर्सन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन से अफेक्टेड है, डिक्लाइन है फिजिकल एनर्जी में, ओल्ड एज के इन प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रेसर जो है उनमें टायर्डनेस, फटीग को और ज़्यादा बढ़ाता है। स्लीपलेसनेस, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंसोमनिया है इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसर, वो भी पेशेंट में देखने को मिलता है। हेडेक्स एंड पेन्स, जो माइग्रेन्स अगर किसी को होता है या टेंशन हेडेक्स भी कॉमनली यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देन there will be changes in the appetite. Change in appetite doesn't mean कि only loss of appetite होता है, many times the person can have overeating also. Then constipation or diarrhea, shortness of breath, immunity already lowered है, stressor उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है इम्यूनिटी लेवल को रिड्यूस करके, तो पर्सन जो है मोर प्रोन हो जाता है टू गेट मोर इन्फेक्शंस इन द फ्यूचर लाइफ। देन चेंजेस इन मूड, जो कि हमें इरिटेबिलिटी, एंग्शियसनेस, सैडनेस इनके थ्रू दिखाई देता है। पर्सन अपनी सेल्फ केयर पर अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता बिकॉज उसका जो होल अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज ऑन द स्ट्रेसर। सो उसकी पर्सनल हाइजीन जो है वो भी अफेक्टेड होती है। वी कैन सी अननेसेसरी वरीइंग, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनका अटेंशन, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जजमेंटल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हर तरीके से उनमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। देन मेमोरी इश्यूज, ऑफ कोर्स ऑलरेडी ओल्ड एज है, स्ट्रेस अगेन इंक्रीजेस टू द मेमोरी इश्यूज। देन पुअर कंसंट्रेशन, frequent crying can also be seen when they feel that they are becoming out of control. अब ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हमने देखे हैं इसमें हम देखेंगे कि ये जो साइन एंड सिम्टम है ये क्रॉनिक जो हेल्थ कंडीशंस है उनमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं ये कई बार ओल्ड एज पर्सन में जो स्ट्रेस प्रेजेंट है उनको मास्क कर देते हैं, उनको छुपा देते हैं, जिसकी वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि ये सिम्टम्स क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन की वजह से हो रहा है या ये किसी स्ट्रेसर का इम्पैक्ट है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक कॉमन सेइंग है कि प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन इज नॉट वेलकम्ड। अभी हमने प्रॉब्लम की बात की तो उसका सॉल्यूशन के बारे में भी हमें बात करनी है। तो हम बात करेंगे कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो कि हमारे ओल्ड एज पर्सन अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं जब भी वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं। तो फर्स्ट इज जो कोपिंग स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है या उन्हें बतानी है दैट इज अवेयरनेस। सबसे पहले ओल्ड एज पीपल को ये समझाना है कि स्ट्रेस जो है वो हमारे लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। इस पूरे प्लैनेट पर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। सो
हमें उनको इस चीज़ के लिए अवेयर कराना है। सेकंड, हमें उनको हेल्प करना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रेसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उस स्ट्रेसर की वजह से उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब तक स्ट्रेसर आइडेंटिफाई नहीं होगा हम उसका सॉल्यूशन या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड अगेन हमारे ओल्ड एज पीपल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें मालूम है कि ओल्ड एज एक ऐसा टाइम है जहाँ पर न केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ रहे हैं, न केवल पर्सन को कोई पेन्स है, कोई एक्स है, बहुत सारे इनएविटेबल चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमेशा हमें अपने ओल्ड एज पर्सन को ये समझाना है कि जब भी ऐसा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या कोई चेंज आ रहा है, हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखना है, एक आशावादी दृष्टिकोण जो है वो उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जिन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं उन्हें हम सॉल्व करें, जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उनको हमें अपनी लाइफ से अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, तभी हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोपिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। बैलेंस्ड डाइट का इम्पॉर्टेंस, हम कह सकते हैं कि एजिंग के लिए न्यूट्रिशन एक कॉर्नर स्टोन है, जिसके बिना आपकी एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो जो हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट है वो इंडिविजुअल में इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, फिजिकल एनर्जी को बढ़ाती है। अब किस तरीके के डाइट के बारे में हमें उन्हें बताना है कि उन्हें अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन सीरियल्स, नट्स, सीड्स अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ कंडीशन उनको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। प्लस उन्हें कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है, जैसे कि हाई सोडियम डाइट हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, रॉ चीज़ें जो हो गई, उनको इन चीज़ों के सेवन से अपने आप को बचाना चाहिए, वरना उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर ये नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोपिंग स्ट्रैटेजी इज स्टे हाइड्रेटेड। हमें पता है हाइड्रेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हम लोगों की लाइफ के ऊपर, तो सेम ओल्ड एज के लिए भी है, उधर वहाँ इम्पोर्टेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो 60 इयर्स या उससे ज़्यादा वाले लोग हैं वो डिहाइड्रेशन उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो थर्स्ट की सेंसेशन होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो इवन अगर उनमें माइल्ड डिहाइड्रेशन भी देखने को मिले तो वो उनकी मेमोरी, उनके मूड, कंसंट्रेशन और रिएक्शन टाइम को ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने ओल्ड एज पर्सन को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखना है। यहाँ पर हम उनको एडिक्वेट अमाउंट में वाटर के साथ साथ जो चीज़ें उनकी पसंद की हैं फ्लूइड्स में, वो आप उनको लाइक छाछ दे दिया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी भी तरीके के अल्कोहलिक बेवरेजेस, किसी भी तरीके के कैफिनेटेड बेवरेजेस जो है वो ओल्ड एज पर्सन से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और क्योंकि इनके ओल्ड एज में भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, तो ओल्ड एज पर्सन को भी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज ये उनके अंदर बहुत सारे जो इल इफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द हेल्थ स्टेटस उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर रिडक्शन में हेल्प करते हैं, इनको किसी भी तरीके के पेन से रिडक्शन हो सकता है, इनकी बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सब चीज़ें बढ़ती हैं। प्लस ये जो है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिजोल, उनके रिडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गेट इनफ स्लीप। स्लीप जो टाइम है
वो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे माइंड को एक रिलैक्सेशन और एक ब्रेक देता है। तो ओल्ड एज पीपल भी, उनमें भी एडिक्वेट स्लीप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है, बिकॉज वो उनके मूड और मेमोरी को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं अगर वो एडिक्वेट स्लीप लेते हैं। तो ओल्ड एज पीपल में हमें कुछ स्लीप फ्रेंडली रूटीन्स का ध्यान रखना है। स्लीप फ्रेंडली रूटीन्स क्या होते हैं? लाइक उनका एक कंसिस्टेंट शेड्यूल आपको बनाना है स्लीपिंग एंड वेकिंग अप का। उनके लिए एक कंड्यूसिव स्लीपिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, लाइक एक रूम जिसमें कि डिम लाइट हो, एक रूम जिसके अंदर की अननेसेसरी कोई नॉइजेस नहीं हो, एक कंफर्टेबल बेड उनको दीजिए। रात को सोने से पहले एक ग्लास वार्म मिल्क आप उनको दे सकते हैं। अगर उनको म्यूजिक पसंद है तो कोई सूदिंग म्यूजिक आप चला सकते हैं। अगर उनकी कोई बुक है इंटरेस्ट की, वो पढ़कर भी वो अपने स्लीप रूटीन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सनशाइन एंड नेचर। सनशाइन एंड नेचर भी ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कोपिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज जब वो आउटडोर्स जाते हैं, जब वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सनशाइन में जाते हैं या नेचर के साथ आते हैं, तो डेफिनेटली उनके अंदर जो रिजुवनेट होने की पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ वेलबींग लाते हैं, उनके मूड को एनहांस करते हैं, उनके अंदर नेचर के लिए एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर जाकर हमें बहुत ज़्यादा धूप में नहीं बैठना है। हमें क्या करना है कि वो एक छोटा सा वॉक ले ले मॉर्निंग में, वो अपने एक छोटी मोटी गार्डनिंग कर कर सनशाइन के कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि सनशाइन जो है उनके अंदर जो डिप्रेशन या जो आइसोलेशन, लोनलीनेस के जो फीलिंग्स है उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टेक अप अ न्यू हॉबी। हॉबी हमें पता है हम लोग करते हैं हमारे लेजर टाइम में, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ओल्ड एज पर्सन के पास में ऑलरेडी बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड टाइम है, तो अपने आप को स्ट्रेसर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कोई भी ऐसी हॉबीज जो उनके लिए प्लेजरेबल हो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ना केवल उनमें सेंस ऑफ वेलबींग डेवलप करेगा, उनके मूड को अपलिफ्ट करेगा, उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगा, बट उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो किसी भी चीज़ को सीखने की जो एबिलिटी है, उसमें यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज योगा। हमारे रिलैक्सेशन, जो हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें योगा या जो वेरियस आसनास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेनली जो हमारे एल्डरली हैं उनके अंदर ये बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो जब भी हम योगा की बात करते हैं, इनको किसी तरीके के डिफिकल्ट आसन या पोस्चर पर नहीं जाना है। दे कैन डू सिंपल योगास बाय सिटिंग ऑन द चेयर। देन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम के थ्रू भी, अनुलोम विलोम जो ये एक जगह पर बैठकर कर सकते हैं, ये भी उनके अंदर ना केवल फिजिकल हेल्थ बट उनकी जो मेंटल रिलैक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। जैसा कि हमने बात किया कि मेडिटेशन भी योगा के साथ साथ बॉडी या ओल्ड एज पर्सन की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करते हैं। जो एक्सरसाइजेज हैं या जो हम कह सकते हैं मेडिटेशन जब वो करते हैं, तो उनके जो थॉट्स हैं, यानी जो डिस्ट्रैक्ट उनको कर रहे हैं स्ट्रेसर्स, उनसे उनको रिलीफ मिलता है। देन जो उनकी टेंस्ड अप मसल्स होती हैं, जो कि स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट है, उसमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। साथ ही उनके फोकस, उनके अटेंशन, उनके कंसंट्रेशन और उनके स्लीप पैटर्न को भी एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है जब पर्सन जो है वो मेडिटेशन पर जाता है। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सोशल सपोर्ट सिस्टम में हमारे
जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ड्यूरिंग आवर बैड टाइम्स, वो है हमारे सोशल सपोर्ट सिस्टम। और हम देखते हैं कि ओल्ड एज के अंदर सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर ना केवल हमें उनके स्पाउस की मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी को उनको देखना है, बट एक कॉमन जो रीज़न दिखाई देता है वो है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम क्या होता है कि ये एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ग्रीफ या सैडनेस। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं तो जो उनके अंदर फीलिंग डेवलप होती है, दैट इज नोन एज द एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। तो यहाँ पर जब पर्सन इन फीलिंग्स से गुजर रहा है, तो अगर उसके पास में एडिक्वेट सपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उनका सेंस ऑफ वेलबींग इंक्रीज होगा। इसके लिए वो और भी तरीकों का यूज कर सकते हैं, लाइक कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, कहीं पर भी वॉलंटियर्स बनकर सोशल वेलफेयर के काम में जाना, एनजीओज में हेल्प करना, ये सब उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेट थेरापी। पहले कुछ सालों पहले हम कह सकते हैं कि पेट थेरापी को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर देखा गया था, लेकिन अगर ओल्ड एज पर्सन पेट्स के साथ में रहते हैं तो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि इनमें जो कंपेनियनशिप जो है, जो वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम की वजह से मिस कर रहे थे, वो फीलिंग वापस से डेवलप होती है। इनका जो लाइफस्टाइल है वो मोर स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, लाइक मॉर्निंग में उठ के अपने पेट्स, मेनली जो आपके डॉग्स हैं, इनको आप अगर वॉकिंग पे लेके जाते हैं तो इनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ इनका जो हमने एक कोपिंग स्ट्रैटेजी लिया था सनशाइन एंड नेचर, वो सारी चीजें यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। सो पेट थेरापी इज ऑल्सो अगेन acting as a stress buster for the old age person. Next is laughter therapy. हमने हमेशा सुना है laughter is the best medicine for stress. So laughter जो है वो न केवल old age person की immunity को increase करता है, but उनकी जो pain sensations हैं उसमें भी relieve करता है और उनमें overall एक ऑप्टिमम हेल्थ या सेंस ऑफ वेलबींग को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल हेल्प। नाउ इतने सारे कोपिंग स्ट्रैटेजीज हमने देखे, इन सब के बाद भी अगर ओल्ड एज पर्सन अपने स्ट्रेसर से या अपने स्ट्रेस के इम्पैक्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास में जाएंगे तो वो ओल्ड एज पर्सन को हेल्प करेंगे बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट काउंसलिंग, बाय गाइडिंग देम, बाय प्रोवाइडिंग वेरियस सपोर्टिव सिस्टम्स टू द पर्सन, जिससे कि ओल्ड एज पर्सन अपनी लाइफ में इस स्ट्रेसर्स से एक तरीके से दूर होकर एक हेल्दी लिविंग जी सकता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का मीनिंग क्या था, स्ट्रेसर्स क्या क्या थे, वार्निंग साइंस क्या क्या थे और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। अब हम अपना एक छोटा सा पार्ट रखेंगे जो हमने सेकंड स्ट्रेसर देखा था, दैट वाज द कम्युनिकेशन चैलेंजेस। हमने कहा कम्युनिकेशन किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये बात की थी कि ओल्ड एज में पर्सन अलग अलग कम्युनिकेशन चैलेंजेस से गुजरता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की जो कि हमें ध्यान में रखना है जब भी हम ओल्ड एज पीपल के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। सो यहाँ पहले हम बात करेंगे कुछ जनरल टिप्स की। सो जब भी हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हमें फील होती है या नहीं भी होती है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से या ओल्ड एज लोगों से कम्युनिकेट करने से पहले उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेसेस को समझना चाहिए। वो किस एस्पेक्ट में, यानी कि उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उनके किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा पार्ट है जो उससे अनअफेक्टेड है, ये चीज़ों को पहले हमें असेस करना चाहिए। सेकेंडली, जब भी ओल्ड एज पीपल के साथ में आप हो, आपके अंदर उनसे बात करते हुए पेशेंस या उनके साथ रहते हुए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स
वो क्या फील कर रहे हैं उस चीज को समझना, अपने आप को उस एक सिचुएशन में खुद को सोचना कि हम उस सिचुएशन में कैसा फील करते, वो समझकर हमें उनके साथ में बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट इज लिसन अटेंटिवली। हमें मालूम है कि इम्पेयरमेंट्स जब भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में आते हैं, यहाँ पर तो मेनली हम सेंसरी पार्ट्स वगैरह देखेंगे कि हियरिंग में या विजन में, तो हमेशा ये पर्सन जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं, इनकी स्पीच में डिफिकल्टी आ सकती है। तो कुछ भी कंडीशन हो, जो भी वो बताना चाहते हैं, उनके अपन को अटेंटिवली सुनना है। नेक्स्ट इज रीअश्योरिंग। हमेशा पर्सन, ओल्ड एज पर्सन को आप रीअश्योर करिए, उनको सपोर्ट करिए, बट फॉल्स रीअश्योरेंसेस उनको कभी भी नहीं देना है। एंड लास्ट इज जो जनरल टिप है, वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज में लाइक आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आ गए, आपके गेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपके आई कॉन्टैक्ट। तो केवल वर्बल कम्युनिकेशन पर हमें फोकस नहीं करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस हमें देना है। अब हम कुछ डेफिसिट्स के बारे में जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली इनमें देखने को मिलता है उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला हम देखेंगे अबाउट कॉम्पनसेटिंग फॉर हियरिंग डेफिसिट्स। जो प्रेस्बाइकसिस है, यानी कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, वो ओल्ड एज पीपल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और एज के साथ ये इंक्रीज ही होती जाती है। तो कॉमन जो कॉजेज हमें हियरिंग लॉस के ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलते हैं, लाइक चेंजेस इन द इनर ईयर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे कॉक्लिया में कुछ टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें अगर किसी तरीके का डैमेज है, दैट कैन बी अ रीजन। और एक्सट्रीम जो लाउड नॉइजेज है उनके अगर पर्सन कॉन्टैक्ट में आता है, या कुछ मेडिकेशंस जो कि ऑटोटॉक्सिक होती है, यानी कि आपकी हियरिंग कैपेसिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, लाइक इट कैन बी एनी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, इट कैन बी एंटीबायोटिक्स, वो भी पर्सन की हियरिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। देन हेल्थ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, लाइक हार्ट कंडीशंस, ये सब भी अफेक्ट करती हैं। प्लस कुछ हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें लाइक स्मोकिंग हो गया या किसी तरीके का और इन्फेक्शंस, ये भी हियरिंग इम्पेयरमेंट का एक कॉज हो सकता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जब हम इन लोगों के, यानी कि ओल्ड एज पीपल जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके साथ में ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब भी हम इन लोगों से बात करें, अगर वो कोई हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, वो आपको चेक करना है। जब भी उनसे बात करेंगे, कन्वर्सेशन इनिशिएट करने से पहले उनके अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करना है। अगर आप उनको अटेंटिव किए बिना कुछ बोलने लगेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। देन हमेशा जब भी आप बात कर रहे हैं तो हमेशा क्लियरली बोलिए, एक नॉर्मल टोन में बोलिए। अगर आप हाई पिच्ड में बोलेंगे वो एक एंगर का फीलिंग उनको देगा और उनको चीज़ों को समझने में और ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। जब भी आपको कुछ बोलना है, उनके आप आई लेवल पर आइए ताकि वो आपके लिप्स को भी रीड कर सके और कुछ विजुअल क्लूज के थ्रू भी आप क्या कहना चाहते हैं इसको समझ सके। नेक्स्ट इज यूज द बेटर ईयर। अगर उनका एक तरफ का ईयर में ही डेफिसिट है तो हमेशा आप उस तरफ के कान को यूज करिए जहां पर वो जो कान है जो ज़्यादा हेल्दी है या विदाउट एनी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जब भी आप बात करें, कभी भी अपने हाथ से अपने माउथ को या अपने फेस को ढकना नहीं है। हमेशा क्लैरिटी के साथ में, क्लियर टोन में, क्लियर वॉइस में आपको उनसे बात करनी है। नेक्स्ट इज रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइजेस। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल रूम में एक टीवी चल रहा है लाउड वॉल्यूम में, उसको आपको पहले स्विच ऑफ करना है, नहीं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड होगी। सो हमेशा बैकग्राउंड नॉइजेस को जहां तक हो सके आपको रिड्यूस करना है। अगर पर्सन अपने कानों से ठीक से नहीं सुन पा रहा है, आप उसके विजुअल सेंसेशन का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी बात को किसी चार्ट्स, किसी मॉडल्स, किसी पिक्चर्स के थ्रू भी पर्सन को इंटीमेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज, जब भी आप कोई टॉपिक चेंज कर रहे हैं, इमिडिएटली विदाउट उनके अटेंशन लिए या विदाउट उनको बताए आप टॉपिक चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए आपको कुछ क्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक आप उनको टच कर सकते हैं या थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं अपनी बातचीत में, ताकि वो समझ सके कि नाउ द कम्युनिकेशन जो है वो किसी और सब्जेक्ट पर बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट, इन सब चीज़ों से भी अगर काम नहीं चल रहा है, हमेशा अपने हाथ में एक हैंडी नोटपैड रखिए, ताकि अगर पर्सन कुछ चीज़ें सुन नहीं पा रहा है तो आप उसको राइटिंग के थ्रू भी चीज़ों को इंटीमेट कर सके। तो ये कुछ टिप्स थे जो हमें हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्पनसेटिंग फॉर विजुअल डेफिसिट्स, यानी कि वो ओल्ड एज पर्सन जहां पर विजन में इम्पेयरमेंट देखने को मिल रही है। सो कॉमन जो रीजंस या कॉजेज हमें लोगों में, ओल्ड एज पीपल में विजन लॉस के दिखते हैं, लाइक कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, देन ड्राई आईज है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जहां पर कि सेंट्रल विजन अफेक्टेड होता है। ये कुछ कॉजेज हैं जो कि विजुअल डेफिसिट हमें जिनकी वजह से ओल्ड एज में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की कि जब हम ओल्ड एज लोगों के साथ में जिनमें विजन लॉस हो रहा है या विजन इम्पेयरमेंट है, उनमें हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करें, पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि उन्होंने अपने प्रॉपर ग्लासेस पहने हैं या नहीं। हमेशा एडिक्वेट लाइट, उनके एनवायरनमेंट में एक लाइटिंग जो फैसिलिटी है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट का मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, नहीं तो वो जो ग्लेयर है वो भी उनकी आइज के लिए उनको प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट इज, हमेशा जैसे मैंने पहले भी बोला, अटेंशन को पहले ग्रैब करना है। बिना अटेंशन लिए या बिना पर्सन को बताए आप कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। हमेशा विजन लॉस वाले पेशेंट को आपको उसके एनवायरनमेंट से ओरिएंट ज़रूर कराना है, कहाँ पर लोग बैठे हैं, कहाँ पर फर्नीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें कुछ बताकर हम उनकी फिजिकल सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। और अगर कहीं लोगों को ब्लर्ड विजन है या चीज़ें ठीक से दिखती नहीं हैं, अगर आपको उनको राइटिंग में कुछ चीज़ बतानी है तो हमेशा फॉन्ट साइज जो है वो ज़्यादा या बड़ा आपको यूज़ करना है। Now next is compensating for speech deficits. स्पीच भी एल्डरली में हमें बहुत कॉमनली इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, लाइक स्लर्ड स्पीच हो सकती है, स्टटरिंग देख सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रैपिड स्पीच हो रही है, स्लो स्पीच हो रही है। अलग अलग तरीके के हमें स्पीच पैटर्न्स जो हैं ओल्ड एज में देखने को मिल सकते हैं। और इनके जो कॉमन कॉजेज हैं, लाइक स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जहाँ जैसे हमारे स्पीच सेंटर्स प्रेजेंट है, ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, वहाँ पर किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी भी स्पीच में इम्पेयरमेंट कर सकती है। देन एनी काइंड ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये सारी चीज़ें भी पर्सन की स्पीकिंग या स्पीच एबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। नाउ विल टॉक अबाउट फ्यू टिप्स। जब भी हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या जिनसे हमें कन्वर्सेशन करना है या अपनी बात रखनी है जिनमें स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्टली, पर्सन को एडिक्वेट टाइम देना है अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। नो रैपिड स्पीच आपकी होनी चाहिए, ना ही आपको उनको बहुत जल्दी आंसर करने के लिए बोलना है। आप उनको आराम से अपनी वॉल्यूम में, अपने टोन में वो जैसा बताएं उसको आपको ध्यान देना है। तो एडिक्वेट टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन जैसा पहले कहा था कि नॉन वर्बल क्यूज, उनके गेस्चर्स को आपको ध्यान रखना है, उनके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एडिक्वेट आपको एम्फसाइज करना है। अगर आपको उनकी कही कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको बताएंगे, और कैसे बताएंगे कि जहां तक चीजें आपको समझ में आई है वो चीज आप वापस रिपीट करेंगे, और जो चीज आपको नहीं आई है वो आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि पर्सन क्या कन्वर्स करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, तो आप उनको किसी भी तरीके का और जो मेथड है वो यूज़ करवा सकते हैं, लाइक ड्राइंग हो गया, राइटिंग हो गया, गेस्चर्स हो गए, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके
स्पीच इम्पेयरमेंट वाले पर्सन को हम यस और नो, जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस है, वही पूछकर अपना काम कर सकते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगेन नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बजाय हमें उनको चॉइसेस देने चाहिए ताकि वो उन चॉइसेस में से चीज़ों को चूज करके हमें अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकें। नेक्स्ट इज लेट देम मेक मिस्टेक्स। हमें ओल्ड एज पर्सन से एक एडल्ट जैसी फीलिंग या एडल्ट जैसे बिहेवियर या स्पीच की ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वैसा ही करेंगे। अगर वो मिस्टेक्स करते हैं बोलने में या किसी भी तरीके से, तो हमें उन्हें ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है और उनको मिस्टेक्स करते देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ चीज़ें समझ नहीं आएंगी हमें उनसे वापस कन्वर्स करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेटिंग फॉर कॉग्निटिव डेफिसिट्स। कॉग्निटिव मीन्स यहाँ पर पर्सन की थिंकिंग, मेमोरी, एवरीथिंग इज इम्पेयर्ड। सो सम ऑफ द कॉजेज जो कॉग्निटिव डेफिसिट्स के दिख सकते हैं वो है अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन। ये सारे कॉजेज की वजह से पर्सन में, ओल्ड एज लोगों में कॉग्निटिव डेफिसिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इनके साथ में हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिनमें कॉग्निटिव डेफिसिट है, हमेशा जब भी हम उनसे बात करने जाएं, मिलने जाएं, वी शुड ऑलवेज अप्रोच देम फ्रॉम द फ्रंट, या उनकी जो विजन है उसकी लाइन में हमें आकर बात करनी चाहिए, वरना ये जो एकदम सरप्राइज अपीयरेंस है वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पीक इन अ नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। आपको ज़्यादा हाई पिच्ड नहीं होना है, क्लैरिटी रखिए अपनी बातों में, टोन को करेक्ट रखिए। नेक्स्ट इज जब भी आप बात करें पर्सन को फेस करके बात करिए। इधर उधर देखते हुए अगर आप बात करेंगे तो पर्सन ये नहीं समझ पाएगा कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं या आप उनसे ही बात कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है जहां पर भी आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पर जहां तक हो सके जो सेंसरी स्टिमुलेशंस है उसको आपको रिड्यूस करके रखना है, अवॉइड करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बड़े रूम में हम बहुत सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वहां आप उनसे बात कर रहे हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो ज़्यादा आप उनको सेंसरी स्टिमुलेशन वाली चीज़ों में या जगहों पर उनसे कम्युनिकेट ना करें। नेक्स्ट इज हमेशा जब भी आप कॉग्निटिव डेफिसिट वाले लोगों के सामने जा रहे हैं तो हमेशा गो विद अ स्माइलिंग फेस, आई कॉन्टैक्ट आपको मेंटेन करना है, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है उनके साथ इफेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट द पर्सन। हमेशा जब भी आप बात करें ध्यान रखिए एट अ टाइम आस्क ओनली वन क्वेश्चन। अगर आप उनसे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड चीज़ें पूछ रहे हैं, दे विल बिकम कंफ्यूज्ड और आपका कम्युनिकेशन जो है इससे इम्पीड हो सकता है। कई बार होता है कि आपने उनसे कुछ बोला और वो नहीं समझ पाए, तो रिपीटेशन जो है उसे करने में आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन एम है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन उनके साथ में एस्टैब्लिश करना। और जब भी आपने समझ लिया पेशेंट क्या बोल रहा है, हमेशा आप भी अपने नॉन वर्बल क्यूज जैसे कि नॉडिंग के थ्रू, एक स्माइल के थ्रू आप उनको ये समझा सकते हैं कि जो उन्होंने बोला है आपने उसको पूरी तरीके से समझ लिया है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो कि हमने देखा है उन लोगों के साथ में डील करते हुए, ओल्ड एज पीपल के साथ में जिनमें की कम्युनिकेशन चैलेंजेस प्रेजेंट थे। तो हम अपने टॉपिक के लास्ट पे आप रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक देखा कि स्ट्रेस क्या है। हमें पता है स्ट्रेस इज अ यूनिवर्सल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देयर इज नोबडी ऑन दिस प्लैनेट जिसमें स्ट्रेस नहीं है, यानी कि स्ट्रेस हर एज, हर जेंडर, हर कलर, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर एजुकेशनल स्टेटस वाले लोगों में इक्वली प्रेवलेंट मिलता है। सो आज का हमारा टेक अवे मैसेज है दैट स्ट्रेस एंड एज डोंट प्ले वेल टुगेदर। स्ट्रेसर अगर ओल्ड एज में आ रहा है तो डेफिनेटली वो हमारे ओल्ड एज पर्सन की हेल्थ स्टेटस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा
और जिसकी वजह से उसका जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो और ज़्यादा हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो हमेशा अपने एल्डर्स को, अपने ओल्ड पीपल को हमें हेल्प करना है स्ट्रेस को मैनेज करने में, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबींग उनको हम दे सकें। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। टिल देन, बाय बाय।